किसान भाइयों, जैसा कि खरीफ की फसलों की बुआई का काम शुरू हो गया है, लेकिन किसान फसलों की बुआई आनन फानन में बीजों को उपचार किए बिना ही कर देते हैं, जिससे बीज और मिट्टी में रहने वाले कीट रोगों से फसल नष्ट हो जाती है। ऐसी फसल से अच्छा उत्पादन लेना तो दूर, बल्कि किसानों को लगाई गई लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना जरूरी है। तो क्या है बीजों को उपचारित करने का तरीका? इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं झालवाड़ के असिस्टेंट प्रोफेसर हनुमान सिंह। किसान भाई बीज उपचार करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाते हैं। सबसे पहले फंगीसाइड का अपन बीज उपचार करते हैं, उसके बाद में इंसेक्टिसाइड जिसे अपन कीटनाशक कहते हैं, और सबसे लास्ट में जैसे राइजोबियम, पीएसबी, ट्राइकोडर्मा अपने को उससे बीज उपचार करते हैं। बीज उपचार करने के लिए सबसे पहले फफूंदनाशक जैसे कि अपन ने कैप्टान, थायरम, बाविस्टिन, मैनकोजेब, इनकी अपने को जैसे कैप्टान की अपन 3 से 4 ग्राम प्रति किलो बीज दर लेते हैं। इसके बाद में जो कार्बेंडाजिम है वो 2 ग्राम प्रति किलो बीज, मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति किलो बीज लेकर अपने को बीज उपचार करते हैं। तो किसान भाई जिनके पास में बीज उपचार करने के लिए जो बीज उपचारित ड्रम जिनके पास में उपलब्ध है, जितना किलो बीज लिया है उसके हिसाब से कितनी मात्रा आती है वो तोल के उसमें डालें और उसके डंडे से उसको हिलाए ताकि उसको समान रूप से बीज को लग जाए। जिन किसान भाइयों के पास में बीज उपचार करने के लिए जो बीज उपचार का जो ड्रम उपलब्ध नहीं है, तो वो या तो मटकी लें, गड्ढा लें, उस गड्ढे के अंदर जो सिफारिश बीज दर है वो उसके अंदर डालें और उसके अंदर जो फंगीसाइड है, फफूंदनाशक, वो निश्चित मात्रा में डाल के और उसको हिलाएं ताकि जो फफूंदनाशक है वो बीजों के चारों तरफ समान रूप से चिपक जाए। या बाद में किसान भाई एक खेत के अंदर है तो तरपाल सभी के पास में उपलब्ध होती है, तो किसान भाई बीजों को तरपाल पे बिछाकर उसके बाद में जो सिफारिश की गई जो दवा है फफूंदनाशक वो उसके ऊपर निश्चित मात्रा में डालकर मिलाएं और उसको हिला के और बराबर उसको चिपका दें ताकि सभी बीजों को समान रूप से वो चिपक जाए। किसान भाइयों, इसके अलावा धान की बीजों को आप एजोस्पिलियम एवं एजोटोबैक्टर कल्चर से भी उपचारित कर सकते हैं। इसके लिए कल्चर की 5 ग्राम लेकर प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इस कल्चर से मक्का, धान, गेहूं, बाजरा और ज्वार के बीज को भी उपचारित कर सकते हैं। तो किसान भाई सबसे पहले फंगीसाइड, उसके बाद में इंसेक्टिसाइड और सबसे लास्ट में जैसे राइजोबियम कल्चर हो, तो राइजोबियम कल्चर आजकल तो लिक्विड रूप में भी उपलब्ध है। अगर किसान भाई पैकेट रूप में अपना रहे हैं तो अपने को जो पैकेट आता है 200 ग्राम का, उसको अपन गुड़ का घोल बनाकर और उसके अंदर लगाएं और 1 हेक्टेयर में अपन लगभग 3 पैकेट मतलब 600 ग्राम राइजोबियम का जो कल्चर है वो अपने को प्रयोग में करना चाहिए। इसके साथ साथ किसान भाई जो एजोटोबैक्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो दलहनी फसलें नहीं है उनके साथ में अपन एजोटोबैक्टर प्रयोग कर सकते हैं जैसे बाजरा है। और किसान भाई पीएसबी कल्चर जो फास्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया का कल्चर होता है, इस पीएसबी कल्चर क्या करता है, जो भूमि के अंदर उपलब्ध फास्फोरस है जो पौधे को उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो ये उसको घुलनशील अवस्था में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो पौधे को आसानी से उपलब्ध हो जाती है और पौधे को पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहती है। ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करने के लिए अपने को बहुत सारे जो फफूंद होती है, फफूंद जनित रोग होते हैं पौधे के बाद में जो लगते हैं, उनसे अपने को छुटकारा मिलता है। जैसे विल्ट है, डैम्पिंग ऑफ है आदि जो समस्याएं हैं उनसे अपने को छुटकारा मिल जाता है। तो इसके लिए अपने को जो ट्राइकोडर्मा पाउडर होता है वो अपन लगभग 6 से 8 ग्राम 1 किलो बीज के साथ में अपन इसको उपचारित करते हैं। किसान भाइयों, यदि दलहनी फसलों जैसे अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी आदि की बात करें तो इनके बीज को उपचारित के लिए FIR विधि को अपनाना अच्छा होता है, जिसमें सबसे पहले बीजों को कोई भी फफूंदनाशक दवा जैसे कार्बेंडाजिम, थीरम, कैप्टॉन आदि की 2 ग्राम मात्रा को लेकर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद कीटनाशक दवा से बीज को उपचारित करना चाहिए और अंत में जैविक कल्चर जैसे राइजोबियम, पीएसबी आदि से उपचारित करना चाहिए। इसके लिए कल्चर से 200 ग्राम पैकेट से प्रति 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। तो इससे अपने को होने वाले जैसे कई जो बीज जनित रोग होते हैं, भूमि जनित रोग होते हैं, उनसे अपने को छुटकारा मिलता है। यह सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ उपाय है। तो किसान भाई अगर बीज उपचार सही तरीके से सिफारिश की गई दवा का सही समय पर अपनाकर अपनी फसल और अपने आमदनी दोनों को डबल कर सकते हैं।
मसाला वर्गीय फसलों के अंतर्गत हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई प्याज की खेती करते हैं और लाभ भी कमाते हैं, लेकिन अधिक उत्पादन होने पर प्याज का बाजार भाव कम हो जाता है और हमारे किसानों को मजबूरीवश अपने उत्पादन को कम दामों में बेचना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए आप प्याज के भंडारण गृहों का निर्माण कर प्याज का सुरक्षित भंडारण करके अच्छा बाजार भाव होने पर अपनी प्याज को बेचकर अधिक लाभ कमा सकते हैं। और राज्य सरकार द्वारा भंडारण गृह के निर्माण के लिए अनुदान भी दिया जाता है। तो इसी का लाभ उठाते हुए कृषक जितेंद्र पाटीदार ने प्याज के भंडारण गृहों का निर्माण कराया। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से। विगत 2 वर्षों से प्याज का अधिक उत्पादन होने के कारण और अधिकांश किसानों के पास स्टोरेज करने की क्षमता नहीं होने के कारण उन लोगों को अभी कम दामों में प्याज बेचने की ज़रूरत होती है। और क्या करते हैं कि वो प्याज बहुत सारे किसानों के घर पे व्यवस्था नहीं होती प्याज रखने की, वो प्याज फेंकते हैं। और अधिकांश किसानों ने मतलब प्याज स्टोर बना लिए, तो उससे इसके प्याज ना फेंकते हुए इसमें स्टोरेज कर लेते हैं, जो कि अभी कम दाम में बिकते हुए उस समय जो बारिश में जो प्याज थोड़ा दाम मिलने लगता है वो इसका फायदा ले सकते हैं। किसान भाइयों, आपको प्याज का अधिक बाजार भाव मिले, इसके लिए आप प्याज के भंडार गृहों का निर्माण कर प्याज का सुरक्षित भंडारण किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। प्याज भंडार गृह का जो आकार है ये 70 बाई 20 का है और इसमें 4 बॉक्स बनते हैं, नीचे से 1.5 फीट ऊंचा और अलग अलग ऐसे बॉक्स बनते हैं। उसमें चारों साइड नीचे और साइड में बांस के इसमें जो बनाए जाते हैं, प्याज नहीं गिरे इस कान, और उसके अंदर हम प्याज को रखते हैं। बीच में इसमें एक 4 फीट का गलियारा रखते हैं, जो कि प्याज को मजदूरों के द्वारा या कोई भी घर का जो मेंबर रहते हैं उसको उठा के उसमें डालने के लिए और निकालने के लिए। जब भी अपन प्याज की हम छटाई करते हैं उसके अंदर, तो उसको प्याज जो थोड़ा बहुत रहता है उसको बाहर निकालने के लिए इसका गलियारा का हम उपयोग करते हैं। और ऊपर टीन लगाते हैं, जो कि बारिश में प्याज को नमी ज़्यादा रहती है तो उसको हीट देने के लिए ऊपर टीन रहता है, जिससे कि बारिश के समय सूर्य कम निकलता है, थोड़ा बहुत भी निकलता है तो उसमें प्याज सड़ने की समस्या कम होती है। इसके चारों साइड 2-2 फीट के हम चद्दर लगाते हैं, जो कि बारिश का पानी आता है हवादार के साथ, वो पानी अंदर ना घुसते हुए पानी वहीं रुक जाता है और वहीं से नीचे गिर जाता है, जिससे कि प्याज जो ब्लैकनेस काला उसको आती है, पत्ती काली होती है, वो समस्या नहीं आती है। दूसरा इसमें जो प्याज रहता है, इसमें क्या रहता है कि जो हवा का आदान प्रदान रहता है वो चारों साइड पूरा खुला रहता है, जिससे कि प्याज खराब ना होता। और अगर प्याज खराब भी होता है तो एक ही प्याज खराब होता है, ना कि वो दूसरा प्याज खराब होता है। वो प्याज वहीं खराब होकर वहीं सूख जाता है, जिससे कि दूसरा प्याज खराब होने की समस्या कम होती है। इसमें जब हम 15 से 20 दिन या 25 दिन के अंतराल में इसमें छंटाई करते हैं, तो तीसरा ये फायदा रहता है कि अगर हम क्या करते हैं, जब प्याज स्टोरेज करते हैं उस समय सारा लेबर के द्वारा छोटा बड़ा मीडियम आकार का सारा प्याज उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो जब हम उस प्याज को जब छटनी करते हैं बीच बीच में, तो उसकी हम वेराइटी बना सकते हैं, छोटा मीडियम और जो बेस्ट क्वालिटी का जो प्याज आता है। और इसमें क्या है, 4 बॉक्स बने हुए, तो उसके हिसाब से इसके एवरेज में हम छोटा अलग रख सकते हैं, बड़ा अलग रख सकते हैं, और मीडियम जो प्याज रहता है वो हम अलग स्टोरेज कर सकते हैं। तो जो दाम मिलता है हमें, वो उसका व्यवस्थित दाम मिल सकता है। जो वैरायटी के हिसाब से जो रेट मिलता है वो हमें इसका लाभ ले सकते हैं। सब्जियों में फूल गोभी का प्रमुख स्थान है। ये भारतीय भोजन की एक बहुत ही लोकप्रिय सब्जी है, इसलिए फूल गोभी की बाजार में अच्छी मांग रहती है और खेती करने वाले किसानों को अच्छा मुनाफा भी होता है। अगर आप भी इस फसल से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इसकी खेती करने के लिए फूल गोभी की कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें और उनकी नर्सरी कैसे तैयार करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह यादव से।
नर्सरी के लिए किसान भाइयों इस बात का ध्यान देते हैं कि हम लोग जो है लगभग 1 मीटर चौड़ी और लगभग 3 से 4 मीटर लंबी क्यारी बना लेते हैं। उस क्यारी में जो है 1 भाग सड़ी गोबर की खाद, 1 भाग खेत की उपजाऊ मिट्टी को मिलाकर के लगभग 4-5 इंच मोटी तह बना लेते हैं। और उसके बाद जो है एक क्यारी के बाद हम जो है लगभग 1 फीट की नाली रखते हैं। उसके बाद फिर से क्यारी बनाते हैं। किसान भाइयों, यदि आप फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप उन्नत किस्मों का चयन करके ही फूल गोभी की खेती करें, ताकि आपको फूल गोभी की फसल का अच्छा उत्पादन मिल पाए। अगली बात आती है किसान भाइयों प्रजातियों के रूप में हम लोग अरली कुआरी, पूसा दीपाली, पावस, पंत गोवी 3, पूसा गोवी 3 इन प्रजातियों को जो है हम अगेती प्रजातियों के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। बीज यदि उपचारित नहीं आते हैं तो उस बात का जरूर ध्यान दे दें कि हम उसमें बीज में जो है 2 से 2.5 ग्राम जो है कैप्टन या थीरम लेकर के हम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज शोधन कर लेते हैं। इसके बाद कि जो है बीज की जो है प्रति हेक्टेयर मात्रा अगर अगेती फसल बोएंगे तो लगभग 600 से 700 ग्राम रखते हैं। इसके बाद बात आती है कि इसकी नर्सरी किस तरीके से डाली जाए। नर्सरी डालने के लिए हम लोग इस बात का ध्यान देते हैं कि लगभग लाइन से लाइन लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की बीच दूरी लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर रखें, जिससे कि जो है पौधा स्वस्थ पौधा तैयार हो। इसमें क्योंकि लाइन से लाइन हम बीज की बुवाई करते हैं और ऊपर से इस बात का ध्यान देते हैं ऊपर से जो बीज के साथ साथ हल्की सी नमी उसमें बनी रहे, इसके लिए हम जो है उसमें सड़ी गोबर की खाद की महीन खाद को लेकर के ऊपर से हल्की हल्की डालते रहते हैं, जिससे कि जो है उसमें नमी संरक्षित बनी रहे। लगभग 25 से 30 दिन की नर्सरी ही हम लोग जो है रोपण के लिए प्रयोग करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बसवा, जिला दौसा के कृषक बैजनाथ शर्मा ने। आप खेत की गहरी जुताई के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो बैजनाथ शर्मा जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि इस समय किसान भाई जो है खेतों की तैयारी के अंदर लगे हुए हैं और मेन जो है जैसे ग्रीष्म की जो मेन गहरी जुताई है उसके बहुत अधिक फायदे होते हैं। प्रत्येक किसान को 2 से 3 साल में एक बार ग्रीष्म की गहरी जुताई करनी चाहिए। ग्रीष्म की गहरी जुताई करने से एक तो जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाती है, फसल के जो अवशेष है वो उस मिट्टी के अंदर समानांतर रूप से मिलने से जमीन अपनी उसके अंदर उपजाऊ होती है। रबी फसलों की कटाई के बाद इनके अवशेष खेत में पड़े रह जाते हैं। जैसे ही हम मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की गहरी जुताई करते हैं तो फसल अवशेष मृदा में दब जाते हैं तथा विघटित होकर काले भूरे रंग का ह्यूमस बनाते हैं, जो कि मृदा की भौतिक संरचना में सुधार करता है तथा मृदा में सूक्ष्म जीवों एवं पौधों के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है। इसके अलावा जो कीट या इंसेक्ट जो फसल के अंदर अटैक करते हैं उनकी लाइफ साइकिल की कई अवस्थाएं ऐसी होती हैं जो जमीन के अंदर चलती है। जैसे प्यूपा जमीन के अंदर रहती है तो जैसे अपन गर्मी की गहरी जुताई करेंगे तो वो बाहर आ जाती है, हाई टेम्परेचर की वजह से वो नष्ट हो जाती है। इस प्रकार आने वाली फसलों के अंदर कीटों का प्रकोप काफी हद तक अपने कम कर सकते हैं। खेत में गहरी जुताई करने से मृदा में वायु संचार बढ़ने के साथ साथ सूर्य के प्रकाश का मृदा में सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया आदि की क्रियाशीलता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और यह सूक्ष्म जीव विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संचालित कर मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। उसके अलावा जैसे गहरी जुताई जो गर्मी की गहरी जुताई है उससे मिट्टी बुरबुरी जाती है। बुरबुरी होने से मिट्टी का जो वायु संचार है वो अच्छा रहता है, जिससे आने वाली जो खरीफ की जो फसल है वो उसमें लगाते हैं तो उसका जड़ों का विकास अच्छा होता है और जड़ों के लिए एरिएशन जो है जड़ों के लिए एरिएशन अच्छा उपलब्ध होता है। इस फलस्वरूप पैदावार के अंदर अपने को काफी हद तक उसका फायदा मिलती है। खेतों में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई एक ऐसा लाभकारी कार्य है जिससे खरपतवार, कीट तथा रोगों का नियंत्रण तो होता ही है, साथ ही खेत में नमी की मात्रा एवं उसकी उर्वरा शक्ति में भी सुधार होता है।
इस प्रकार यदि काश्तकार ग्रीष्म गहरी जुताई समय समय पर करता रहता है तो आने वाली जो खरीफ की फसल है उसका उत्पादन बढ़िया होगा और ज़मीन की उर्वरा शक्ति अच्छी बनी रहती है और ज़मीन का मैनेजमेंट भी अच्छा रहता है। पौधे की नमी उसके अंदर संग्रहित रहती है, पौधे को कम पानी चाहिए होता है और कम पानी के अंदर किसान की अच्छी पैदावार हो जाती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।